हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रात के 9 बज चुके थे। मयंक अभी तक लौटा नहीं। रजनी की नजर बार बार घड़ी की ओर जाती। आज मयंक उसे कह गया था कि शाम को जल्दी आ जाएगा और दोनों माँ से मिलने अवश्य जाएंगे। कल से माँ को बुखार है। पापा ने सुबह फोन कर बताया था कि माँ याद कर रही है, आकर मिल लो। उसने मयंक से कहा भी कि वो माँ से मिलने जाएगी, परंतु मयंक ने ही कहा कि वो जल्दी आ जाएगा और फिर दोनों साथ ही चलेंगे। और अब तक उसका कुछ पता नहीं था। उसने मोबाइल उठाकर उसे फोन किया, पर मयंक ने फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद ही मैसेज आ गया, मैं दोस्तों के साथ हूँ, रवि का जन्मदिन है, मुझे देर हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाओ। यह पढ़ते ही रजनी की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी बीमार माँ से मिलने के लिए सुबह से तड़प रही है और मयंक जन्मदिन की पार्टी में चला गया। फिर वो उठी, अलमारी से अपना पर्स निकाला, गैस बंद कर नल चेक किए, दरवाजे को लॉक किया और बाहर सड़क पर आ गई। कुछ ही देर में उसे टैक्सी मिल गई। उसका दिल तब तक डर से कांपता रहा जब तक वो माँ पापा के घर पहुंच नहीं गई। अरे बेटा, इतनी देर से? मयंक कहाँ है? पापा ने दरवाजा खोलते ही पूछा। माँ से तू मिल लूं पापा? उसने जैसे पापा के हर सवाल को अनसुना कर दिया। जा, बेडरूम में है। माँ कैसी हो? रजनी आ गई बेटा? हाँ माँ, बुखार अभी उतरा नहीं। वो माँ के माथे पर हाथ रखती हुई बोली। डॉक्टर ने कहा कि 2-3 दिन लगेंगे बुखार उतरने में, वायरल है। पापा भी अब तक बेडरूम में आ गए थे। कुछ खाया है माँ ने? 2 बिस्किट खिलाए हैं जबरदस्ती, कहती है भूख नहीं लग रही। और आपने? गंगा दोपहर को बना गई थी आलू गोभी और रोटी, पर इस समय मन नहीं है। रजनी ने मुश्किल से खुद को रोने से रोका। उसके पापा को बासी खाना कभी अच्छा नहीं लगता था और किसी और के हाथ का तो वो खा ही नहीं पाते। दवा ली है माँ? हाँ बेटा। रजनी ने दीवार पर लगी घड़ी देखी। 10:30 बज रहे थे। पापा आप माँ के पास बैठो, मैं सूप बनाती हूँ। क्यों परेशान हो रही है? माँ मैं भी पीऊंगी। ठीक है बेटा, बना ले। रजनी ने किचन में जाकर मूंग की दाल का सूप बनाया और कुछ टोस्ट पर बटर लगाकर माँ पापा के बेडरूम में ले आई। पापा आप कुर्सी पर बैठकर सूप पी लीजिए और एक टोस्ट खा लीजिए, मैं माँ को सूप पिला देती हूँ। उसने एक प्लेट में सूप का बाउल और 2 टोस्ट रखकर पापा को देते हुए कहा, बेटा मैं खुद पी लूंगी, तू भी कुछ खा ले। माँ मैं भूखी नहीं रहने वाली, आपको पता है ना मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। चलिए उठकर बैठिए। उसने माँ को सहारा देके तकियों के सहारे बैठा दिया और धीरे धीरे सूप और एक टोस्ट माँ को खिला दिया। माँ ने दूसरे टोस्ट के लिए मना कर दिया तो उसने भी जिद नहीं की। जानती थी कि बुखार में भूख नहीं लगती, पर कुछ खाना जरूरी होता है। फिर उसने भी वहीं बैठकर सूप पिया और सभी बर्तन उठाकर किचन में रखकर अपने कमरे में गई। अलमारी में उसके शादी से पहले के कपड़े माँ ने बहुत संभाल कर रखे थे। वो जब भी आती उसे यही कपड़े पहनना पसंद था। उसने अपनी टी-शर्ट और पजामा प्लाजो पहना और किचन से पानी के 2 जग भर के एक अपने कमरे में रखा और दूसरा माँ के कमरे में ले आई। पापा आप मेरे कमरे में जाकर सो जाइए, मैं माँ के पास सोऊंगी। पर बेटा तू परेशान क्यों हो रही है? पापा प्लीज। अच्छा मयंक को पापा वो बिक्स दीजिएगा जरा। पापा की बात को इग्नोर करते हुए उसने बिक्स की डिब्बी की ओर इशारा किया। बिक्स की डिब्बी उसने अपने पास रख माँ से कहा, माँ एक बार बाथरूम हो आओ, नहीं तो नींद खराब होगी रात को। हाँ देखा आपने, अब ये मेरी माँ बन गई है। माँ ने पापा से हंसते हुए कहा, सब देख रहा हूँ, अच्छा है ना, मुझसे तो तुम संभलती नहीं हो। कोई नहीं पापा, मैं हूं ना, आप सो जाइए। ठीक है बेटा। दूसरा कंबल अलमारी में है। अरे मैं तो भूल गई कमरे से अपना कंबल लाना, मैं लाता हूँ बेटा। नहीं पापा, बस माँ बाथरूम हो आए, मैं ले लेती हूँ। जब तक माँ बाथरूम में थी उसने जल्दी से बिस्तर की चादर को झाड़कर ठीक से बिछा दिया। फिर माँ को बिस्तर पर लिटाकर उसने उन्हें कंबल उठाया और पापा का कंबल उठाकर अपने कमरे में रखा और बेड के ड्रॉ से अपना फूलों वाला प्याजी रंग का कंबल उठा लाई। उसे अपना एक कंबल बहुत पसंद था। पापा अब आप जाकर सो जाइए, 1 बज गया, सुबह आराम से उठिएगा, सर्दी भी है और आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। ठीक है बेटा। पापा ने उसके सर पर हाथ रखा और उसके कमरे में चले गए। रजनी ने माँ के मना करते करते भी उनके पैरों में विक्स लगाकर हल्की हल्की मालिश शुरू कर दी।
आराम मिलते ही माँ को नींद आने लगी और कुछ ही देर में वो सो गई। रजनी भी माँ की बगल में लेट गई। नाइट बल्ब की रोशनी कमरे में फैली थी। उसने मोबाइल उठाकर देखा, मयंक का कोई मैसेज तक नहीं था। ना चाहते हुए भी उसने मयंक को मैसेज कर दिया, मैं माँ के साथ हूँ, बुखार अभी भी है। जब तक माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रुकूंगी, चाहो तो यहीं आ जाना। मोबाइल बंद कर रही हूँ, वरना माँ के आराम में बाधा होगी। मैसेज भेजकर उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। माँ गहरी नींद में थी, उसने भी आंखें बंद कर ली। सुबह उसने सबसे पहले मोबाइल चेक किया। मयंक ने मैसेज पढ़ लिया था पर कोई जवाब नहीं दिया था। वो फ्रेश होकर किचन में गई। माँ पापा की चाय बनाकर उसने फ्लास्क में डाली और अपना चाय का कप लेकर वो बालकनी में आ बैठी। नीचे सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही वॉक करते नजर आ रहे थे। तभी उसने दूध वाले भरत काका को आते देखा। किचन में जाकर उसने दूध का बर्तन लिया और दरवाजा खोलकर खड़ी हो गई। अरे बिटिया कैसी हो, कब आई? कल रात ही आई हूँ काका, माँ की तबीयत ठीक नहीं। हाँ कल बता रहे थे बाबूजी, अब कैसे हैं? पहले से बेहतर हैं। आज डॉक्टर से बात करूंगी। आपके घर में सब ठीक है ना? हाँ बिटिया, सब राम जी की कृपा है। काका आधा लीटर दूध ज्यादा देना। मालूम है बिटिया। उसने अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया और दूध गर्म होने के लिए रख दिया। तभी उसे लगा जैसे माँ ने पुकारा हो। वो जल्दी से कमरे में गई तो माँ बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी। वो सहारा देकर माँ को बाथरूम तक ले गई। माँ के फ्रेश होकर आते ही वो उनके लिए चाय ले आई। आते आते उसने अपने कमरे में झांक कर देखा, पापा अभी सो रहे थे। उसने 2 बिस्किट के साथ माँ को चाय दी। बुखार कल रात से कम तो था पर उतरा नहीं था। उसने घड़ी के समय देखा, 7:30 बज रहे थे। उसने मोबाइल उठाकर फैमिली डॉक्टर मनीषा को फोन किया। हेलो रजनी। हेलो डॉक्टर, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आ गई माँ के पास? हाँ डॉक्टर, माँ का बुखार उतरा नहीं है। अच्छा, वैसे ये वायरल है, 5-6 दिन तो लग ही जाते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है? बुखार तेज तो नहीं है ना? नहीं, हल्का ही है। पर अगर आप क्लिनिक जाते हुए माँ को देखती जाए तो अच्छा होगा, प्लीज। अरे प्लीज क्यों, मैं 9 और 9:15 के बीच आ जाऊंगी। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। वेलकम रजनी। थोड़ी देर में पापा भी उठ गए। रजनी ने उन्हें चाय दी। पापा आप माँ के पास बैठिए, मैं नाश्ते बनाती हूँ। रजनी, माँ बोली। हाँ माँ, फ्रिज में गाजर है और मटर भी, उपमा बना देना बेटा, मेरा मन कर रहा है। मुझसे तो ठीक से कभी बनता ही नहीं। मैं बनाती हूँ माँ, बस जो खाने का मन करे बता दीजिएगा। गंगा भी आती होगी। ठीक है माँ। वो किचन में उपमा बनाने की तैयारी कर ही रही थी कि दरवाजे की बेल बजी। गंगा ही थी। नमस्ते दीदी। नमस्ते गंगा, आओ। कैसी हो दीदी? ठीक हूँ गंगा, तेरे घर में सब ठीक है ना? हाँ दीदी, पिछले हफ्ते छोटी बेटी को भी वायरल हुआ था, अब ठीक है, पर कमजोरी अभी भी है। ये वायरल कमजोर तो कर ही देता है। फल वगैरह खिलाओ उसे। बाबूजी ने अलग से 2000 दिए थे फल वगैरह के लिए, और डॉक्टर की फीस भी बाबूजी ने ही दी थी। अच्छी बात है ना, तू भी तो घर की ही है, आप अच्छी हो ना? हाँ गंगा, माँ जी कैसी है आप? उनसे मिलाऊं 2 मिनट? जा मिला। रजनी उपमा बनाने फिर किचन में आ गई। उपमा बनाकर उसने हॉट बॉक्स में डाला और माँ के पास आ गई। गंगा घर की सफाई में लग गई। डॉक्टर ने भी आकर चेक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दवा समय से देते रहना, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है, इन्हें आराम करना है बस। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर के जाने के बाद रजनी ने माँ और पापा को नाश्ता दिया, फिर गंगा को नाश्ता देकर खुद भी कर लिया। गंगा, जी दीदी, थोड़ा सा आटा गूंद दे, मूंग की थोड़ी दाल भिगो दे। रजनी ने मोबाइल देखा, अब तक मयंक का कोई मैसेज नहीं आया था। उसने 1 मिनट कुछ सोचा, फिर मयंक को फोन लगाया। हेलो। उधर से नींद भरी आवाज आई। मयंक, अभी तक बिस्तर पे हो? ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं, क्यों? रात को दोस्तों ने बहुत पिला दी, सर में दर्द है। पर तुम्हें क्या, तुम तो मायके जा बैठी हो। मयंक, माँ की तबीयत ठीक नहीं और तुम बीमार नहीं हो, ये हैंगओवर नशे के कारण है, इसमें कोई क्या कर सकता है। तुम्हें तो मेरे साथ यहाँ आना था और तुम अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में शराब पीने चले गए। दिमाग मत खाओ मेरा, तुम तो चली गई ना। गई तो गई, अब तक लौटी भी नहीं। यहाँ होती तो नींबू पानी तो बना देती मुझे। मयंक, तुम्हारे हैंगओवर से ज्यादा फिक्र मुझे माँ की है। अगर तुम बीमार होते तो अलग बात थी। ओ, तो तुम मुझे बीमार देखना चाहती हो?
बात को गलत मोड़ मत दो मयंक, ये कोई पहली बार नहीं है। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त कहाँ है? सुबह के निकले रात को कभी 10 बजे आते हो, कभी 11 बजे, जबकि तुम्हारा ऑफिस 6 बजे बंद हो जाता है। तो क्या तुम्हारे पल्लू से बंधा रहूं? उन मर्दों में से नहीं हूं मैं, तो मैं भी कोई नौकरानी नहीं हूं तुम्हारी। बस तुम्हारे लिए सुबह का नाश्ता और टिफिन बना के दो। रात को तो तुम घर में खाते ही नहीं। शादी को 1 साल होने वाला है, आज तक तुम एक फिल्म तक दिखाने नहीं ले गए। दोस्तों के लिए हर शाम वक्त ही वक्त है तुम्हारे पास। दिमाग मत खाओ मेरा, घर आओ ऑटो पकड़ के। नहीं, जब तक माँ की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं नहीं आऊंगी, और अब आऊंगी भी तब जब तुम ये अपनी पार्टियां बंद कर दोगे और मुझे वक्त दोगे। तो बैठो, बाप के घर नौकर बहुत मिल जाते हैं। वो मयंक की बातों पर हैरान हो गई। एक ही पल में मयंक ने पत्नी की तुलना नौकर से कर दी थी। ठीक है मयंक, नौकर ही रख लो अब, क्योंकि परिवार के साथ तो तुम रह ही नहीं सकते। जब तुम अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकते तो मेरा साथ क्या निभाओगे? मैं कल घर आके अपना सामान ले आऊंगी, ले जाना, पर मुझे शक्ल मत दिखाना, और चाबी मुझे ऑफिस के पते पर कुरियर कर देना। मयंक ने घटियापन की सारी हदें लांघ दी थी। भेज दूंगी। उसने फोन काट दिया। वो बाथरूम में जाकर रो पड़ी। कुछ देर रोकर उसने स्नान किया और खुद को संभाल कर वो बाहर आ गई। फिर उसने किचन में जाकर जूस बनाया और माँ के पास आ गई। माँ, लो जूस पी लो। नहीं नहीं बेटा, मेरा मन नहीं है। मन नहीं है तो भी पियो। उसने माँ को तकियों के सहारे बिठाकर धीरे धीरे जूस पिला दिया। रजनी, हाँ पापा। मयंक से बात हो गई? हाँ पापा, ऑफिस गया। हाँ, शाम को आएगा इधर। पता नहीं। क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? पापा, ऑफिस में बहुत काम है आजकल। कब नहीं होता? जब भी आती है अकेली ही आती है, अकेली जाती है। उसे मिले हुए कितना समय हो गया। इस बार मैं रहने आई हूँ पापा, थोड़ा सामान चाहिए मुझे, वो कल जाकर ले आऊंगी। ये तो बड़ा अच्छा है तू रहने आई है, मैं भी तेरी माँ की तरफ से थोड़ा बेफिक्र हो जाऊंगा। बिल्कुल पापा, बस कल सामान ले आऊं, फिर आराम से अपनी ट्यूशन लेना शुरू कर दीजिएगा। हाँ, 3 दिन से स्टूडेंट फोन कर रहे हैं कि कब से आए, परसों से बुला लीजिए। ठीक है बेटा। अच्छा आप बैठिए, मैं खाना बना के आती हूँ। गंगा से कहा होता बेटा। क्यों, मैं हूं ना, मैं बना के खिलाऊंगी आप दोनों को। रजनी बेटा, इतनी परेशान ना हो, गंगा को बनाने दे, तू मेरे पास बैठा कर। जब से तेरी शादी हुई है 2 बात भी ठीक से नहीं कर सकी तुझसे। माँ, अब आराम से बात करेंगे, जितने चाहो उतनी, पर खाना मैं ही बनाऊंगी, और 2 दिन में तो आप भली चंगी हो ही जाएंगी। फिर तो हम दोनों किचन में रह सकते हैं। मुझे मीठे चावल, बेसन की सब्जी और गाजर मूली का पानी वाला अचार भी सीखना है आपसे। पूरी लिस्ट बना रखी है, माँ ने हंसते हुए कहा। और क्या, मुझे मूंगफली डाल के गुड़ की गजक भी सिखा दो। इतना सब कुछ सीखना है? हाँ, मयंक को पसंद है क्या ये सब, इसीलिए सीखना है ना। ये सब मुझे पसंद है माँ, ये आप जानती हो, पर तुझे तो मेरे हाथ का पसंद है ना। हाँ, जब आप सिखाओगी मुझे तो बन भी जाएगा ना। अच्छा, ये बात है। माँ हंसते हुए बोली। वही तो, ओ माँ से लिपटते हुए बोली। अच्छा माँ, जब आपकी और पापा की शादी हुई थी उसके बाद कहाँ घूमने गए थे? हमने तो कोई हिल स्टेशन नहीं छोड़ा। साल में 2 बार जाते थे, गर्मी की छुट्टियों में और दिवाली की छुट्टियों में, और हर रविवार तेरे पापा मुझे गोलगप्पे खिलाने ले जाते थे। वो तो आप दोनों अब भी जाते हैं, मुझे भी तो ले जाते थे साथ मेरी शादी से पहले। अब तो गोलगप्पे खाए भी साल भर से ऊपर हो गया। क्यों, मयंक नहीं ले जाते तुम्हें बाहर? कहाँ, उनके पास मेरे लिए वक्त कहाँ है? एक बार भी कहीं बाहर नहीं गए हम। वो बेख्याली में कह गई। क्या मतलब, तुम क्या घर में ही बैठी रहती हो? अब रजनी को जैसे होश आया कि वो माँ के सामने क्या कह गई है। उसे माँ पापा से ये बात अभी नहीं करनी थी, कम से कम तब तक जब तक माँ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। नहीं माँ, ऐसा नहीं, खाओ मेरी कसम। ये क्या कसम वसम, 1 साल हो गया शादी को। पिछले महीने तुम्हारी शादी की वर्षगांठ थी। हमने सोचा तुम दोनों अकेले में दोस्तों के साथ मनाना चाहते हो, इसलिए हम आए नहीं तुम्हारे घर। इसका मतलब उस दिन भी? हाँ माँ, उस दिन भी मैं घर में अकेली थी। और मयंक? वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। शादी की वर्षगांठ की पार्टी बिना पत्नी के, ऐसा भी कहीं होता है क्या? माँ, वो शादी की वर्षगांठ की पार्टी नहीं थी, तो वो रोज ही देर से आते हैं दोस्तों के साथ पार्टी करके। रोज? हाँ, रजनी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। वो समझ गई कि अब कुछ भी छुपाना मुमकिन नहीं।
और तुमने हमें कुछ बताया भी नहीं। क्या बताती माँ, और क्या क्या बताती? जब मैंने तुझसे पूछा कि हनीमून पे क्यों नहीं गए तुम दोनों, तो तुमने कहा कि कुछ महीनों के बाद तुम विदेश जाओगे, इसलिए पैसे बचा रहे हो। और क्या कहती माँ, तुमने मयंक से नहीं कहा कि तुम्हें कहीं लेके जाए? 2-3 बार कहा था। फिर मयंक ने कहा कि उसे बाहर घूमना फिरना पसंद नहीं। नए शादीशुदा लोग इसलिए बाहर घूमने जाते हैं कि उन्हें परिवार से अलग कुछ वक्त रहने का मौका मिले, और हम तो घर में दोनों ही हैं, इसलिए क्या जरूरत है कहीं जाने की। ये क्या बात हुई? अगर अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा? देखो माँ, मैं आपसे अभी ये सब बातें नहीं करना चाहती थी, पर अब आपको पता चल ही गया है तो मैं बता रही हूँ। फिर रजनी ने कल से लेकर आज तक मयंक और उसके बीच हुई सारी बातें बता दी। हे भगवान, माँ ने अपना सर पकड़ लिया। माँ प्लीज टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, पर जो हुआ और जो हो रहा है वो ठीक नहीं। तभी पापा ने कमरे में आते हुए कहा, सब सुना मैंने, तुम अब तक चुप क्यों बैठी रही? पढ़ी लिखी हो, मयंक से अच्छी जॉब कर सकती हो, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया कि तुम तरस तरस के जिंदगी बिताओ, सारा दिन घर में अकेली, और मयंक समय से घर भी नहीं आते। अब समझ में आया कि मयंक अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहते, क्योंकि शायद उनके परिवार को भी उनकी ये हरकतें पसंद नहीं। मेरी मयंक की मम्मी और पापा से बात होती है फोन पे। पापा, मयंक तो सिर्फ एक बार मुझे ले गए थे वहाँ, जब उनकी बहन का एक्सीडेंट हो गया था, वो भी मेरे जिद करने पर। कल तुम अपना सामान ले आओ, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं पापा, नहीं, मैं चलूंगा, और मुझे अभी तुम्हारे ससुर से भी बात करनी है। नहीं पापा, वो भी परेशान हो जाएंगे। कोई बात नहीं, पर सच्चाई जानने का हक है उन्हें। तुम्हारा और मयंक का रिश्ता मैंने उन्हीं को देखकर किया था, पर उन्होंने कहा तो था कि मयंक अकेले फ्लैट में रहते हैं। हाँ, मुझे लगा कि ऑफिस से उनका घर बहुत दूर पड़ता है, शायद इसलिए। ये थोड़े ही पता था कि मयंक को पार्टियों की लत है, ये शायद उन्हें भी नहीं पता। माँ ने कहा, हो सकता है, पर कभी कुछ तो उन्हें अंदेशा हुआ होगा। अब उन्हें मयंक से बात करनी होगी। रजनी ऐसी जिंदगी नहीं गुजारेगी। सही कह रहे हो, पिंजरा चाहे सोने का होता तो पिंजरा ही है। माँ ने कहा, माँ आप अपनी तबीयत संभालो, मैं ठीक हूँ बेटा, मेरी चिंता मत करो। गुस्सा तो मुझे तुम पर है, तुम क्यों चुप बैठी इतने दिन? मैंने मयंक को समझाने की बहुत कोशिश की माँ, मैंने सोचा कि अगर वो संभल जाए तो अच्छा है, परंतु उन पर किसी बात का असर नहीं होता। कितनी बार मयंक ने मेरी कसम खाई कि ऑफिस से सीधा घर आऊंगा, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। मैं बस मयंक के नशे में आने के बाद इन्हें संभालने में ही लगी रहती, और मयंक नशे में इधर उधर गिरते रहते हैं। सोसाइटी वाले भी शिकायत करते हैं कि रोज रोज उनके दोस्त उन्हें छोड़ने आते हैं, वो सब भी नशे में होते हैं, और बहुत देर तक बिल्डिंग के गेट पर ही खड़े होकर जोर जोर से बातें करते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। सोसाइटी में बहू बेटियां भी रहती हैं, इस तरह से हरकतें कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, मैं भी नहीं। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की पापा, पर मयंक तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। कह देते हैं कि मुझे सुनने की आदत नहीं। मैंने अपने बाप की भी कभी नहीं सुनी। ये सब हमें शादी से पहले क्यों पता नहीं चला? ये तो उसके माँ बाप की गलती है ना। माँ ने कहा, मैं अभी फोन लगाता हूँ। नहीं पापा रुकिए, मेरे जरूरी पेपर है वहाँ, पहले मैं वो ले आऊं। मयंक को लग रहा होगा कि मैं अब भी बिना किसी को बताए घर में चुपचाप पड़ी रहूंगी। अगर उन्हें थोड़ा सा भी अंदाजा हुआ तो वो मेरे पेपर हटा सकते हैं, और फिर उनके लिए मुझे बहुत भाग दौड़ करनी होगी। कहे तो तुम ठीक रही हो बेटा, मगर मैं साथ चलूंगा, चाहे बाहर खड़ा रहूं। ठीक है पापा, आई एम सॉरी पापा, मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की, पर अब नहीं हो रहा। रजनी ने हार मानते हुए कहा, अब ज्यादा सोचो मत बेटा, बस एक बात याद रखना, आघात सिर्फ शारीरिक ही नहीं होते, मन पे भी होते हैं, और उससे भयानक होते हैं। लोग भले कहें कि मयंक ने कोई यातना तो नहीं दी, पर किसी भी यातना से भयंकर यातना है कि अपने ही घर में कोई अपना ना लगे। आप ठीक कह रहे हैं रजनी के पापा, बहुत हो गया, अब और नहीं। कल दोनों जाकर पेपर ले आओ, फिर देखते हैं कि क्या करना है। अमर को भी फोन करके बुला लो, कह दो कॉलेज से कुछ दिन की छुट्टी लेकर चला आए। नहीं माँ, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब मत करो, वो संभाल लेगा। अगर उसे नहीं बताया तो बहुत बुरा मानेगा। तुम जानती हो तुमसे कितना प्यार करता है वो। जानती हूँ माँ, मगर उसकी पढ़ाई का हर्जा नहीं होना चाहिए। नहीं, उसे बताना ही होगा। सही कह रही हो, अभी फोन करता हूँ उसे।
पापा ने अमर को फोन लगाया और स्पीकर पर रख दिया। हेलो पापा। हेलो बेटा, बिजी तो नहीं हो? अभी तो नहीं पापा, आधे घंटे बाद क्लास है, इसलिए कैंटीन आ गया था। अब माँ कैसी हैं? दीदी आई? तुम्हारी माँ अब काफी ठीक है, रजनी भी आई हुई है। तुम कुछ दिन की छुट्टी लेकर आ जाओ। क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है ना? हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद कर रही है। ठीक है पापा, वैसे भी कॉलेज में 4 दिन बाद दिवाली की छुट्टियां होने वाली है, मैं कल ही आ जाता हूँ। अभी जाता हूँ छुट्टी लेने। ठीक है बेटा, मैं आ जाऊंगा एयरपोर्ट लेने। नहीं पापा, मैं आ जाऊंगा, सर्दी बहुत है वहाँ, आप आराम करो और दीदी को बोलिए कि मैं आ रहा हूँ, अभी जाए नहीं। ठीक है बेटा। दूसरे दिन सुबह सबके उठने से पहले ही अमर आ गया। उसके आते ही सब उठ गए। चाय पीने के बाद अमर ने सीधे सीधे उसे यूं बुलाने की वजह पापा से पूछ ली। पापा, अब बताइए क्या हुआ है? पापा ने रजनी और मयंक के बीच का सारा किस्सा उसे बता दिया। ये तो बहुत गलत बात है जीजा जी की। इससे न सिर्फ दीदी की जिंदगी बर्बाद होगी, बल्कि उनके अपने परिवार की इज्जत पर भी दाग लगेगा। हमें उनके परिवार से बात करनी चाहिए। आखिर शादी उन सबकी मर्जी से हुई है और रिश्ता भी उन्हीं की तरफ से आया था। कल रविवार है, उनसे मिलने का वक्त लीजिए पापा। अगर वो यहाँ आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता माँ इस सर्दी में बाहर निकले। अभी भी हल्का बुखार है। अमर ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम सही कह रहे हो, रजनी को कुछ पेपर लेने हैं उस घर से, वो मैं और ये आज जाकर ले आएंगे। मैं चला जाऊंगा दीदी के साथ पापा, आप माँ के साथ रुकिए। हाँ पापा, मैं और अमर चले जाएंगे। ओके। दोपहर को रजनी और अमर जाकर पेपर और रजनी का जरूरी सामान ले आए। अमर, ये चाबी मयंक को कुरियर करनी है। कोई जरूरत नहीं दीदी, हम उनके परिवार को दे देंगे। अगर वो लोग नहीं भी आए तो मैं उनके घर जाकर दे आऊंगा। ठीक है। रजनी के पापा ने मयंक के पापा को फोन करके उनसे आने को कह दिया था। अगले ही दिन मयंक के मम्मी पापा और उसका बड़ा भाई आ गए। रजनी ने माँ को भी हाल में लाकर सोफे पर बिठाकर कंबल उड़ा दिया। माँ ठीक हो रही थी, पर ये सब सुनने के बाद वो और कमजोर नजर आने लगी। कहिए भाई साहब, मयंक के पापा ने रजनी के पापा से कहा। पहले तो आप मुझे ये बताइए, आपको मयंक के लिए रजनी का हाथ मांगने से पहले पता था ना कि उसे नशे की लत है और वो रोज रात को अपने दोस्तों के साथ रहता है? मयंक के पापा ने नजरें नीची कर ली। मयंक की माँ भी एकदम चुप थी। बोलिए ना पापा, अंकल ने आपसे जो सवाल किया है उसका जवाब दीजिए। मयंक के बड़े भाई बोले। वो फिर भी चुप रहे। कहिए भाई साहब, रजनी के पापा ने फिर पूछा। उनके चुप रहने पर मयंक के बड़े भाई ने अपने मम्मी पापा को देखा और बोले, ये नहीं बोलेंगे अंकल, मैं बताता हूँ, सब पता था हमें। मैंने इन्हें बहुत बार मना किया था कि मयंक की शादी मत करवाओ, क्यों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, पर इन्होंने मुझे मेरे ही बच्चे की कसम देकर चुप करवा दिया और कहा कि वो लड़की वालों को खुद ही सब बता देंगे। पर अब लगता है इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। क्यों पापा? वो हमने सोचा कि शादी के बाद संभल जाएगा और शादी के बाद सुधर जाएगा। मेरी दीदी क्या एक्सपेरिमेंट की चीज है? शर्म नहीं आई आप लोगों को? अमर का गुस्सा अचानक 7वें आसमान पर पहुंच गया। अमर चुप रहो, बड़ों को बात करने दो। रजनी ने अमर का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं दीदी, धोखा किया है इन्होंने। जब इन्हें पता था कि इनका बेटा नशेड़ी है तो बजाय उसको नशे से मुक्त करवाने के इन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर इनकी बेटी के साथ ऐसा हो तो इन्हें पता चले कि दिल पर क्या बीतती है। मैं अमर से बिल्कुल सहमत हूँ, मयंक के भाई ने कहा। आज सहमत हो के क्या होगा भाई साहब? आपको मयंक की शादी के खिलाफ तभी खड़े हो जाना चाहिए था। आपको आपके माँ बाप ने आपके बच्चे की कसम दी और आप चुप होकर दूसरे की बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ होते देखते रहे। अगर बात समय से ना कही जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता। अमर का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमें माफ कर दीजिएगा, अब जो होना था हो चुका। मयंक के पापा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ, अब रजनी को घर लौट जाना चाहिए। मयंक की मम्मी बोली। आप लोग इंसान तो लगते नहीं, अब भी आप मेरी बहन को उस शराबी के पास लौट जाने को कह रहे हो। मुझे सबसे ज्यादा तो अफसोस तो इस बात का है कि दीदी अब तक क्यों वहां रही। इन्हें तो तभी लौट आना चाहिए था। आप नौकर रखिए अपने बेटे के लिए, ताकि जब वो शराब पीकर आए तो उसकी उल्टियां साफ करे। या आप एक काम खुद करिए ना, हम उसे समझाएंगे। जाने दीजिए आंटी जी, बहुत छोटा हूँ आपसे, मगर नशेबाज का अंत कैसा होता है मैं जानता हूँ और आप तो अवश्य ही जानते होंगे। बेटा थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा।
हाँ सब ठीक हो जाएगा तलाक के बाद। म्यूचुअल तलाक लेना है या हम कोर्ट में केस डालें? ये क्या कह रहे हो? तुम अभी छोटे हो, रिश्ते ऐसे अचानक खत्म नहीं होते। धोखे की रेत पर बने घरौंदे ऐसे ही टूटते हैं बहन जी। हमें तो बस तलाक चाहिए। बहुत देर से चुप बैठी रजनी की माँ बोल उठी। बहन जी आप तो समझदार हैं, काश होती अपनी बेटी को शराबी के पल्ले बांध दिया तो कहाँ की समझदार। सही कह रही हो रजनी की माँ, मुझे लगा कि ये बड़े भाई साहब की ससुराल से रिश्ता रखते हैं तो ज्यादा छानबीन भी नहीं की। बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा माँ प्लीज खुद को दोष मत दीजिए, मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था, पर अब मैं कभी वहां नहीं जाऊंगी। उस इंसान को सिर्फ अपने नशे से प्यार है बस, और कोई ऐसा चाहिए कि जब वो नशे में धुत होकर आए उसे संभाले। तो एक काम उनके मम्मी पापा को करना चाहिए था। बेटा इनका है तो फर्ज भी इनका। अब आप लोग जाइए, माँ की तबीयत पहले ही ठीक नहीं। और हाँ, ये आपके बेटे के घर की चाबी, तलाक का नोटिस भिजवा देंगे, अमर ने कहा। वो तीनों चुपचाप उठे और चले गए। माँ ने अपना सर पकड़ लिया। माँ क्या हुआ? रजनी ने जल्दी से माँ को पकड़ लिया। ये सब क्या हो गया बेटा? हमारी गलती की सजा तुझे मिली, कोई सजा नहीं माँ। हाँ ये सजा तब होती जब मेरा परिवार मेरा साथ ना देता। जैसे कई परिवार अपनी बेटी का नसीब समझकर उसे ऐसी शादी में बांधे रखना चाहते हैं जिसमें या तो वो उम्र भर घुट घुट के जीती है या फिर खुदकुशी कर लेती है। मैं तो किस्मत वाली हूँ कि मेरा परिवार मेरी खुशी देखता है। समाज की परवाह किए बिना आप पापा अमर कितना प्यार करते हो मुझे। मैं भगवान का जितना शुक्र करूं वो कम है कि उन्होंने मुझे ऐसे माँ पापा और भाई दिया है। पापा मुझे अब पढ़ाना है आपकी तरह। हाँ बेटा जरूर, जो मन में आए करो, पर टीचर की जॉब सिर्फ जॉब नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शिक्षा देनी होती है बिना किसी चीज की अपेक्षा किए। जानती हूँ पापा, आपको बचपन से देखती आई हूँ। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। चाहिए पापा, मुझे स्कूटी चाहिए ताकि बाहर के छोटे मोटे काम कर सकूं। मैं अब बाहर निकलना चाहती हूँ। जरूर बेटा, कार ले जाया करो। नहीं पापा, कार से बंदिश हो जाती है, हर जगह पार्किंग तो नहीं मिलती ना। हाँ ये भी ठीक है। ठीक है, जो स्कूटी पसंद है वो बुक करवा लो, अगर तुरंत मिल जाती है तो ले लो कल ही। थैंक यू पापा। पापा आपका ट्यूशन कुछ दिन रुक नहीं सकता? ऐसा तो कुछ नहीं, वो तो मैं ही बच्चों को छुट्टी नहीं देता। तो फिर ठीक है पापा, हम चारों गांव चलते हैं, 5 साल से नहीं गए। पर बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं, 2-3 दिन बाद चलेंगे पापा। हाँ रजनी के पापा ले चलो ना, बहुत मन करता है मेरा वहाँ जाने का। ठीक है बनाओ प्रोग्राम, तब तक मैं रमेश से कहकर मयंक को नोटिस भिजवाता हूँ। रमेश? हाँ मेरा स्कूल का दोस्त है, वकील है। अच्छा पापा, अम्मा की तबीयत ठीक थी तो रजनी अपने कमरे में बेड पर लेटी थी। उसकी आंखों के सामने बीता साल किसी चलचित्र की भांति चल रहा था और एक ही सवाल उसके दिल और दिमाग में चल रहा था कि अपने बेटे की शादी के बाद सुधर जाने की उम्मीद में कैसे कोई किसी लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है। मयंक के मम्मी पापा को सब पता था, फिर भी उन्होंने उसकी शादी क्यों करवाई? और ये सवाल सिर्फ रजनी के ही नहीं, उसके माँ पापा और भाई के दिल दिमाग में भी चल रहा था। और इस सवाल का जवाब तो शायद मयंक के मम्मी पापा के पास भी नहीं था। ऐसा सवाल जाने कब तक बिना जवाब यूं ही चलता रहेगा और बेचारी लड़कियों की जिंदगियां खराब होती रहेगी, जिसे अंत में यह कहकर खत्म कर दिया जाएगा कि बेटी के नसीब में ही यही लिखा था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।